नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पंजाब के एक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि किसान उसका ऋण नहीं चुका रहे और बैंक का कहना था कि इसकी वजह राज्य विधानसभा चुनाव है और किसानों को लगता है कि राज्य में जो भी सरकार आएगी वो उनका सारा कर्ज माफ कर देगी और मामला बैंक पर एक कर्मचारी की दोबारा बहाली से पड़ रहे आर्थिक बोझ से जुड़ा था और कोर्ट ने बैंक की दलील को स्वीकार करते हुए कर्मचारी को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम कम कर दी। वहीं पटियाला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 2020 में आए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी और इस आदेश में 2005 में नौकरी से हटाए गए एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को फिर से बहाल करने के लिए कहा गया था और हाईकोर्ट ने बैंक को कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ 20,000 रुपए सालाना मुआवजा देने के लिए कहा था और सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार है और इससे कोई त्रुटि नहीं है और इस पर बैंक की तरफ से दलील दी गई कि ब्याज के साथ ये रकम काफी ज्यादा हो रही है। और वहीं हाईकोर्ट में 12 और कर्मचारियों के इसी तरह के मामले लंबित है और सबको इसी तरह का भुगतान करने से उस पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा। कॉरपोरेटिव बैंक के लिए पेश वकील सुधीर वालिया ने कहा कि पंजाब में किसानों ने बैंक के कर्ज का भुगतान बंद कर दिया है और उन्हें भरोसा है कि नई सरकार उनके सभी कर्ज माफ कर देगी और बैंक के पास इसी वजह से संसाधन की कमी है। जब कर्ज माफी होगी तो इसका भी असर बैंक पर पड़ेगा और जज इस दलील से सहमत नजर आए और उन्होंने दैनिक कर्मचारी के वकील से कहा, अगर बैंक ही नहीं बचेगा तो आपकी बहाली कहां होगी और अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आप जैसे तमाम लोगों का नुकसान होगा। और वहीं अब खबर बिहार से है, जहां पर बिहार में कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल को पुलिस ने थाने से ही बेल दे दी है और वहीं बताया जाता है कि मंडल सोमवार को मधेपुरा के पुरैनी थाना पहुंचे, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई है और कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेकर सुर्खियों में आने के बाद 8 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था और तब से उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था और वहीं अब घर से फरार भी थे और उन्हें बेल मिलने की जानकारी पुरैना थाना अध्यक्ष दीपक चंद्र दास ने दी और वहीं बताया जा रहा है कि ब्रह्मदेव मंडल को पुरैनी थाना ने हाजिर होने का नोटिस दिया था और इसके बाद वो सोमवार को यानी पुरैना थाना पहुंचे और केस के आईओ उदय तिर्की मिले और केस के आईओ द्वारा विहित प्रक्रिया को पूरा करते हुए उन्हें थाना से ही बेल दे दी गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी और इसके बाद इस मामले पर राजनीति भी होने लगी थी और मधेपुरा सदर RJD विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने SP को आवेदन देकर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी और उन्होंने इसकी प्रतिलिपि DM को भी सौंपी थी। वहीं पूर्व सांसद और पूर्व संसद पप्पू यादव ने भी ब्रह्मदेव मंडल पर हुए FIR को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को घेरता था और वहीं गिरफ्तारी और कार्रवाई किए जाने से सहमे मंडल ने आत्महत्या कर लेने की धमकी तक दे डाली थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मधेपुरा SP राजेश कुमार ने कहा था कि क्योंकि वो काफी वृद्ध व्यक्ति, इसलिए पुलिस सहानुभूति के साथ उनसे पूछताछ करेगी और साथ ही जांच में सहयोग का भी आशा व्यक्त किया था। बिहार के पटना के बख्तियारपुर अंचल अधिकारी की सरकारी गाड़ी के जलने के मामले में प्यार की एंट्री हो गई है और एक मार्ट के पास धू धू कर जली रही सरकारी गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ है और इसमें CO पीले रंग का स्वेटर पहने हुए जबकि छात्रा जैकेट में और दोनों के बीच सड़क पर हाथापाई हो रही है और वहीं CO उस पर थप्पड़ उठाते हुए दिखाई भी दिए और छात्रा भी उनसे उलझ रही है और मौके पर जमा लोग CO को उस छात्रा से बचाने की कोशिश करते हैं तो छात्रा कहती है, आप लोग हमें छोड़ दें और CO मेरे पति हैं, मेरा प्यार है, वो मेरा सब कुछ है। और वहीं घटना के दिन शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की बात कहने वाले CO ने अब छात्रा पर
पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जलाने, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ छात्रा ने सीओ पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया और इसके बाद से अफसर ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। और वहीं सीओ ने कहा कि छात्रा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और 1.5-2 साल से मुझे तंग कर रही है और उसने शनिवार को मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया और लाइटर से मुझे जलाने की कोशिश की गई और मेरी बेटी और दामाद से भी छात्रा का झगड़ा हुआ था और उसका दाना पानी बंद कर दिए तो हमको ब्लैकमेल कर रही है। और ये पूछे जाने पर कि शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात क्यों कही थी, उस पर उन्होंने कहा कि शुरू में मुझे यही बताया गया था और मैं तो टीम के साथ एक मार्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने गया था। और वहीं इस मामले में युवती ने बख्तियारपुर सीओ रघुवीर प्रसाद पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला दर्ज कराया और थाना में मामला दर्ज होते ही सीओ अपनी गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने अपना सरकारी मोबाइल भी ऑफ कर दिया और मामला दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी ने बताया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, पुलिस अब उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार करे और पुलिस का कहना है कि जब उच्च अधिकारियों के आदेश उनके पास आ जाएंगे तो सीओ को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष नाना पटोले की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को नागपुर में नाना पटोले के खिलाफ पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी नेता राम कदम ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। और वहीं नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया है वो निंदनीय है और मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजी पुलिस कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे और उनकी जगह लोगों के बीच नहीं जेल के सलाखों के पीछे। क्या कांग्रेस दल के नेताओं को किसी को भी मारने और गालियां देने की ठाकरे सरकार ने छूट दी है क्या? और अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और नाना पटोले एक वीडियो में कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दिए कि वो मोदी को पीट सकते हैं और गाली दे सकते हैं। और इस वीडियो में पटोले को भंडारा जिले में ग्रामीणों ने कथित तौर पर यह कहते हुए सुना था और मैं मोदी को पीट सकता हूं और मैं उन्हें गाली दे सकता हूं, यही वजह है कि वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आए। और विवाद के बाद पटोले ने कहा कि लोगों ने उनसे उनके निर्वाचन क्षेत्रों में मोदी नाम के एक स्थानीय गुंडे के बारे में शिकायत की थी और उन्होंने इस तरह की बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही। और पटोले ने आगे कहा कि मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बल्कि मोदी नाम के एक स्थानीय गुंडे के बारे में बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से इस्तीफों इस्तीफों का दौर तेज हो गया और अब आगरा से पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के पदों से इस्तीफा दे दिया। और 3 बार के सांसद प्रभु दयाल कठेरिया अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रभु दयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उधर प्रभु दयाल कठेरिया ने बेटे को आपके टिकट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। और वहीं बताया जा रहा है कि कठेरिया ने अपने बेटे का नामांकन पत्र भी दाखिल कराया है। हालांकि प्रभु दयाल कठेरिया ने कहा कि वो पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। दरअसल कठेरिया लंबे वक्त से अपने बेटे अरुण कांत के लिए आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे और पार्टी ने जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया और उसमें कठेरिया के बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और वहीं प्रभु दयाल कठेरिया ने साल 2012, 2014 और 2017 में अपने लिए टिकट मांगा था और इस सीट से बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया है। और पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने कहा कि वो बीजेपी के सदस्य बने रहेंगे लेकिन किसी पद पर काम नहीं करेंगे। और उधर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि प्रभु दयाल कठेरिया के बेटे अरुण कांत
पार्टी की टिकट पर आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे और पार्टी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कटेरिया ने कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है और चुनाव में प्रभु दयाल कटेरिया बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे या अपने बेटे के लिए। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर यह भी बता दूंगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में जारी है। हालांकि इसके नए मामलों में अब कुछ कमी देखी जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले सामने आए, जबकि 310 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 20,071 कम मामले सामने आए और सोमवार को कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए थे। और इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,36,628 हो गई है और कुल रिकवर कर चुके लोगों का आंकड़ा अब 3,53,94,822 हो गया है। और अब तक इस कोविड-19 महामारी से देश में 4,86,761 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 8,891 हो चुके हैं और देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार भी जारी है और अब तक कुल 158 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। और देश में कल कोरोना वायरस के 16,49,143 सैंपल टेस्ट किए गए थे और कल तक कुल 70,54,11,425 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17 जनवरी 2022 तक देश भर में 158,04,41,000 कोरोना वैक्सीन के डोज भी दिए जा चुके हैं और बीते दिन 79.91 लाख टीके लगाए गए। और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 70,54,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन भी 16,49,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा गए और जिसका पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक आरडीएक्स बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है और करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए हैं। और नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि जवानों के लिए आतंकी खतरे के अलावा कोविड-19 के केस भी बड़ी चुनौती है और उन्होंने पुलिसकर्मियों से आवश्यक सावधानी बरतने के साथ ही नई दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रखने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के आसपास हमने किराएदारों और होटल में विजिटर्स की सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्विक रिएक्शन टीमें भी तैनात की जाएंगी। और इसके साथ ही दीपक यादव ने बताया कि हम सुरक्षा घेरा में सेंध लगाने के लिए हम उड़ने वाली चीजों पर भी कड़ी नजर रखे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि हमने राजपथ के आसपास हमने 300 कैमरों के साथ चेहरों को पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए और इस सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों का डेटाबेस भी है। और दीपक यादव ने आगे बताया कि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ 4,000 टिकट उपलब्ध रहेंगे और कुल 24,000 लोगों को ही इस समारोह में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। और दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में हाल में मिले आईईडी में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री के पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में गिराए गए खेप का हिस्सा होने का संदेह भी जताया गया है। और वहीं अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई बरामदगी और मंडी में मिले आईईडी में आरडीएक्स के इस्तेमाल के चलते इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका के संकेत भी मिलते हैं। और गणतंत्र दिवस से पहले 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी मिला था और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईईडी मिलने के बाद जांच के तहत गाजीपुर फूल मंडी में वहां से जुड़े लगभग 40 लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि हमें अभी तक मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है।